हे फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने एक इंश्योरेंस के ऊपर कंप्लीट गाइड बनाया है जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, सारे जनरल लाइफ इंश्योरेंस जो भी है सारे कवर होंगे। उसकी मैंने टोटल प्लेलिस्ट बनाई है। तो ये उस प्लेलिस्ट का थर्ड एपिसोड है और ये है मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर। आप मेडिक्लेम सुना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस सुना होगा, जो भी आपने नाम सुना होगा। तो इसमें हम कवर आज करने वाले हैं पॉइंट्स। ये जो साइड में आपको दिख रहे हैं कि हम क्या क्या देख सकते हैं, आपको कौन से पॉइंट्स देखने होंगे जब भी आप कोई बाई करो, या फिर आपको एजेंट से कौन से पूछने, आप एजेंट से सॉरी एजेंट को आप कौन से पॉइंट्स पूछ सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने से पहले या फिर रिन्यू करते वक्त। क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है, कुछ लोग क्या क्या चीज छुपाते हैं, कहाँ से अपनी एडवाइस लेनी चाहिए, कहाँ से आप खरीद सकते हो या फिर रिन्यू कर सकते हो इजीली, कन्वीनियंटली। सब कुछ यहाँ पे होगा कवर। कुछ इंश्योरेंस के टाइप क्या है, क्वेश्चंस क्या है, सब कवर करूंगा इसमें। और अगर आपने अभी तक आप चैनल पे नए हो, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दे, ताकि आपको और भी फाइनेंशियल एजुकेशन के रिगार्डिंग सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल पे रिव्यू कर सकते हो। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स आपको देखना चाहिए जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस बाय करो या रिन्यू करो। तो कौन से पॉइंट्स आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितना कवर अमाउंट आपको जरूरत पड़ सकता है। वो कैसे जाने? कोई 5 लाख का ले रहा है, कोई 3 लाख का इंश्योरेंस ले रहा है, कितना ले सकते हैं? कोई मतलब मंथली इंश्योरेंस कितना उसको जरूरत पड़ सकती है, कितना मंथली इंश्योरेंस प्रीमियम जाएगा, उस हिसाब से लेता है। तो कुछ फैक्टर्स है, तो दो मेन फैक्टर्स है जो कंसिडर आप कर सकते हो, जो मैं कंसिडर करता हूँ। कोई भी मेरा अगर हेल्थ इंश्योरेंस मैंने अभी तक लिया है या रिन्यू करने से पहले मुझे कितना जरूरत पड़ सकती है वो देख सकते हैं। तो सबसे पहला उसमें फैक्टर आता है सिटी। आप कहाँ पे रहते हो? मैं रहता हूँ आनंद सिटी में, जो कि बहुत छोटी सिटी है। यहाँ पे रूम रेंट बहुत कम है। हो सकता है आप दिल्ली, मुंबई, पुणे जगह जैसी जगह पे रह सकते हो, कोई और मेट्रो सिटी में रह रहे हो, तो वहां पे खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता है। छोटी सिटीज में 10 से 15 हजार तक खर्चा होता है। रूम रेंट कितना होता है? बड़ी बड़ी सिटीज में 30-40 हजार तक रूम रेंट और बाकी सब एक्सपेंसेस चले जाते हैं। पर डे आप पर डे कोई भी सिटी में बिता रहे हो, कोई भी हॉस्पिटल में आप मेडिकेट हो, आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हो, तो पर डे का खर्चा कितना आ रहा है उसके हिसाब से आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो। एग्जैक्ट अमाउंट तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि मुझे मैक्सिमम इतने का कवर चाहिए इस उम्र में, या मैं अपने माँ बाप के लिए खरीद रहा हूँ तो उनको इस उम्र में इतने का कवर चाहिए। तो सबसे पहला फैक्टर है सिटी। आप कहाँ पे रहते हो, महंगी सिटी है या फिर कैसी है, छोटी सिटी है, बड़ी सिटी है, आप वो देखो। आपकी सिटी के आसपास हॉस्पिटलाइजेशन के पर डे के रेंट क्या चल रहे हैं। नॉर्मल एक वार्ड आप अगर आप उसमें रह रहे हो, रूम रेंट रह रहे हो, तो जो भी हो आपकी आपकी जो पेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से आप देख लो। सेकंड है एज। आपकी उम्र जो है, आप कितने साल के हो। आप या तो अपने लिए इंश्योरेंस खरीदना चाहते हो, मेडिकल इंश्योरेंस, या अपने माँ बाप के लिए या अपने बच्चों के लिए, या जो भी हो आप उस हिसाब से देख सकते हो। तो एक एस्टिमेट हम देख सकते हैं। ये एक एस्टिमेट है, किस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। सपोज आप अपने माँ बाप के लिए खरीद रहे हो, या फिर जो भी है आप जिनके भी अपनी फैमिली के लिए खरीद रहे हो, उनकी उम्र 40 से 60 के बीच की उम्र है उनकी, 40 से 60 के आसपास, 40, 50, 60। तो उसमें चांसेस ज्यादा है उनके हॉस्पिटलाइजेशन के। जो जब भी हॉस्पिटलाइज होंगे वो, तो पर डे के उनके एक्सपेंस के हिसाब से आप मान के चल सकते हो, और वो ज्यादा दिन तक हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। दैट्स वाई हम मान के चलते हैं 30 डेज, पूरा एक महीना वो हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। उनकी उम्र ज्यादा है इसलिए रिस्क और चांसेस ज्यादा है। जरूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन अगर हम 30 डेज मान के चले तो 15 हजार, मैं छोटी सिटी में हूँ, अगर आप दिल्ली मुंबई में रह रहे हो तो आप 30 से 40 थाउजेंड पर डे का खर्चा मान के चल सकते हो। तो यहाँ पे अगर जैसे कि मेरा है 15 हजार पर डे का खर्चा हो सकता है। वैसे इतना भी नहीं होता है, 8 से 10 हजार। जब मैं एडमिट हुआ था तब उतना पर डे की रेंज हो रही थी। इतना मान के चलते हैं हम, मैक्सिमम मान के चलते हैं। तो मुझे अगर मैं किसी जो भी 40 या 60 ईयर्स की एज के होंगे, मैं अगर उनके लिए खरीदूंगा, तो फोर इतना मैं काउंट करूंगा, और 4,50,000 के आसपास मैं कवर लूंगा। 5 लाख मैक्सिमम, 5 लाख के मैं खरीदूंगा, क्योंकि मैं एक छोटी सिटी में रहता हूँ। आप बड़ी सिटी में रहते हो, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये मैंने आपको सिर्फ कैलकुलेट कैसे कर सकते हो ये दिखाने के लिए बताया। दूसरा है, अगर आप 30 से 40 ईयर्स की एज के हो, अगर आप खुद के लिए लेना चाहते हो, या फिर आप अभी छोटे हो लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए लेना चाहते हो, या फिर जो भी आप सोच रहे हो,
या फिर अपने भाई के लिए या किसी के लिए लेना चाहते हो, 30 से 40 इयर्स की एज के बीच में है, तो आप 20 दिन की चांसेस है कि वो कम होंगे, वो पूरा महीने के लिए एडमिट नहीं होंगे। हो सकते हैं लेकिन एस्टिमेट है और चांसेस है, यहाँ पे रिस्क चांसेस इसके प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम एस्टिमेट ले रहे हैं। तो उनके लिए 20 दिन का काउंट कर सकते हो, तो 3 लाख अप्रोक्सीमेट 3 लाख का कवर मोटा मोटी बहुत सही रहेगा उनके लिए। अगर आप अपने लिए खरीद रहे हो या फिर अपने बच्चे के लिए खरीद रहे हो जो जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है, 25-26 साल की है, तो उनके चांसेस बहुत कम रहते हैं हॉस्पिटलाइज होने के। और अगर हॉस्पिटलाइज हो भी गए तो 3-4 दिन, एक वीक के लिए हॉस्पिटलाइज होंगे। जैसे कि मैं जब हॉस्पिटलाइज हुआ था, मेरी एज 26 ईयर्स थी, और जब मैं हॉस्पिटल उस वक्त हुआ था हॉस्पिटलाइज, तो मैं कुछ 4 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हुआ था। मैक्सिमम हम पकड़ के चलते हैं 10 दिन राउंड ऑफ के लिए, ताकि आपको एक्सपेंस आप समझ सकें। तो 1.5 लाख का कवर उस वक्त के लिए बहुत जरूरी सही था। मेरा एक्सपेंस कुछ अराउंड 30,000 के आसपास हुआ था, जो कि मुझे रिम्बर्स भी हो गया था जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था तब। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, किनके थ्रू मैंने किया, वो आगे के वीडियो में आपको एंड तक पता चल जाएगा। पूरे के पूरे पैसे मिल रहे थे, दैट्स व्हाई आई एम श्योर अबाउट देम। अब क्या हो रहा है, 10 दिन के लिए 1.5 लाख का कवर है, मैक्स टू मैक्स चलो 1 लाख से लेके 2 लाख तक आप एस्टिमेट ले सकते हो, उतने का कवर ले सकते हो। आपका जो प्रीमियम आएगा आप उस हिसाब से ले सकते हो। आपका एनुअल प्रीमियम भी हो सकता है, या फिर आप चाहो तो मंथली प्रीमियम भी बहुत सारे लोग अभी देने लगे हैं। वो कौन सी कंपनी और कैसे चूज करें, वो मैं आपको ये वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि हमने मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में जाना, तो उससे सबसे पहले हम ये जो मेन है फैमिली फ्लोटर प्लान, इसके बारे में जानना जरूरी है। ये क्या होता है, मान लो आप अब फैमिली में 3 जन हो, तो आप सबका इंडिविजुअल प्लान लोगे, खुद का, वाइफ का, बच्चे का या फिर पेरेंट्स का। तो उससे वो इंडिविजुअल प्रीमियम जाएगा, इंडिविजुअल प्लान होगा, और कोई कोई यूज भी होगा, कोई नहीं भी होगा। उससे अच्छा है, ये बेस्ट है, आप फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हो, जिसमें क्या होगा, आपके माँ बाप, बीवी, बच्चे जो भी है, वो सब, आप खुद, वो सब, अगर उनमें से एक फैमिली हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हो कि सबकी इंडिविजुअल छतरियां थी, सब एक छतरी के अंदर आ जाते हैं, एक छत के अंदर आ जाते हैं। तो वो एक पूरा कवर हो सकता है। मान लो आपने कुछ 8 लाख का कवर ले लिया, वो पूरी फैमिली फ्लोटर प्लान ले लिया, पूरी फैमिली उसमें कवर हो जाएगी। मान लो आपके माँ बाप कोई भी ऐसा, या फिर आप खुद जब हॉस्पिटलाइज होते हो तो 2-3 लाख खर्चा होता है, तो 8 लाख में से 2-3 लाख हो गया, बाकी का अमाउंट जो है वो दूसरे के लिए यूज हो सकता है। तो उस हिसाब से आप प्रीमियम भी पे कर सकते हो। इंडिविजुअल में शायद आप अगर कंपेयर करो तो कभी कभी ज्यादा जाता है कुछ प्लान्स में। अगर वही उसकी जगह फैमिली फ्लोटर प्लान ले लो तो पूरी फैमिली भी कवर हो जाएगी, ये फर्स्ट बेनिफिट। और दूसरा, उसका प्रीमियम भी कंपेरेटिवली कम हो सकता है। आप देख सकते हो, चूज कर सकते हो कैसे अपने इंश्योरेंस प्लान चूज करें, वो आगे के वीडियो में, आगे के ये वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। तो कौन सी उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? अगर अभी आप यंग हो, 20-22 साल के हो, 24 साल के हो, तो आप सोच रहे होगे, या फिर 28 में भी, यंग तो कोई भी उम्र में हो सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप अभी बहुत यंग हो और आपके हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस बहुत कम हैं, तो आप अभी से हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ले, नहीं लेना चाहिए। आप सोचो कि 30-40 साल की उम्र में मैं ले लूंगा, या फिर 50 साल की उम्र में ले लूंगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आप कंसीडर कर सकते हो, इफ यू नीड सो। मैंने क्यों 26 साल की उम्र में ले लिया, जब मुझे पता चला, जब मुझे ये फैक्टर्स पता चले, तो मैंने ले लिया। एक्चुअली 25.5, तब मैंने ये इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया था। क्यों? सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है लेस प्रीमियम। अगर आप अभी यंग हो, 20-22 साल के हो, 25 साल के हो या 26 साल के हो, तो आपका प्रीमियम कंपेरेटिवली कम होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट करती है एक चीज कि आपके हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस बहुत कम है, तो इस वजह से वो आपका प्रीमियम कम कर देंगे। कंपेरेटिवली अगर आप 40 साल की उम्र में वही प्रीमियम लोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैंने सिर्फ एक साल लेट किया था, मुझे पता चला था इंश्योरेंस के बारे में 24 साल की उम्र में, मैंने 25 साल की उम्र में खरीदा, 25.5। तो उतने में ही मेरा प्रीमियम, ईयरली प्रीमियम कुछ 1.5 से 2 हजार तक बढ़ गया था। तो आप समझ सकते हो, मैं सिर्फ 24 से 25.5 या 26, जो भी आप कंसीडर करो, 1-1.5 साल की उम्र में मैंने गैप किया, जो मैंने इंश्योरेंस लेने में देरी की, तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ गया। वही अगर मेरा कोई भी, मेरा एक दोस्त था, मतलब मेरे साथ पढ़ते थे, वो थोड़े बड़े थे मुझसे 3 साल, तो वो 29 ईयर्स के आसपास के कुछ थे, 29-30 के आसपास, तो उनका प्रीमियम मुझसे ज्यादा था। तो आप ये चीज समझ सकते हो, अगर आप अभी से खरीद सकते हो तो प्रीमियम आपका कम होगा। अब
दूसरी बात है नो क्लेम बोनस। ये जो नो क्लेम बोनस है वो आपको कैसे काम आएगा, जो मैंने, अगर आपने उसको वो पता नहीं है तो मैंने एक इन्वेस्टमेंट गाइड बनाया था, जनरली वो बनाया था, वो सारे कंसेप्ट क्लेम किए थे, वो आप आई बटन में मैं वो लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आपको पूरा पता चल जाएगा। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। अभी नो क्लेम बोनस क्या होता है, नाम पे ही जाता है। आपने अगर कोई भी ईयर्स, कोई भी साल कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया, लिया हुआ है लेकिन क्लेम नहीं किया क्योंकि आप हॉस्पिटलाइज ही नहीं हुए, तो वो आप नो क्लेम बोनस आपको अगले साल मिलेगा। दैट मीन्स आपको उतना ही कवर अगले साल मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम कम भरना पड़ेगा। जैसे कि जब अगर मुझे मिलता, मैंने तो क्लेम किया था क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था, अगर मैं ना करता तो मुझे वही कवर 5 लाख का कवर मैंने लिया हुआ था, कुछ 6,000 के आसपास, 6,500 के आसपास लिया हुआ था। अगर मैं वो ना करता तो मुझे क्लेम बोनस, नो क्लेम बोनस मिलता, और कुछ 500-700 रुपए उसमें कम हो जाते, वो एनुअल फीस थी उस हिसाब से, तो उतने कम हो जाते हैं, और वो थोड़े 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 होके कम होते जाते हैं। डिपेंड्स ऑन अमाउंट, योर कंपनी यू चूज, वो सब होते हैं, नेक्स्ट ईयर कम होते जाते हैं। मेरे एक जो दोस्त के फादर है, वो उन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ था, लेकिन वो कुछ 7-8 साल से कभी हॉस्पिटलाइज हुए ही नहीं, तो उनका एक बहुत अच्छी अमाउंट एक्यूमुलेट हुई थी नो क्लेम बोनस की, तो हर साल उनको एक नो क्लेम बोनस मिलता रहता था, और कुछ 7-8 साल का नो क्लेम बोनस, उनका प्रीमियम इतना कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया था। तो दैट्स द पावर ऑफ नो क्लेम बोनस। आपको एक बहुत अच्छा, आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो यूज करो, नहीं होते हो तो आपको नो क्लेम बोनस की तरह से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उतना प्रीमियम में, तो either वे यू आर इन प्रॉफिट। तो अगर आप जानते हो तो मैं एक चीज और बता दूं कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस एक बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट होता है। जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था, तो या फिर जो मैंने काम किए हुए हैं अभी तक, वो सारी कंपनीज मुझे एक मेडिक्लेम का बेनिफिट देते थे एज एन एम्प्लॉय बेनिफिट। तो उसमें क्या होता था, अगर मैं हॉस्पिटलाइज होता हूँ तो मैं सिर्फ वो अपनी कंपनी में वो रिपोर्ट कर दूंगा अपने एचआर एडमिन को, और वो लोग फिर कोऑर्डिनेट करेंगे, मुझसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, सारा कोऑर्डिनेशन वो करेंगे, और वो कंपनी का एक एम्प्लॉय बेनिफिट आप मान सकते हो, उन्होंने दिया है। तो जब भी मैं यूज कर सकता हूँ हॉस्पिटलाइज होता हूँ तो। लेकिन अगर आपके पास ये हॉस्पिटल कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो आपको वो दूसरा अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपको सवाल है, तो आई विल रिकमेंड यस, लेना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने रिजाइन कर दिया वो कंपनी से, तो मेरा इंश्योरेंस कवर, बेनिफिट, नो क्लेम बोनस जो भी था वो सारा लैप्स हो गया उस कंपनी से। दूसरी कंपनी में गया तो दूसरा वापस शुरू होता है, नो क्लेम बोनस वगैरह सब सारे बेनिफिट्स जो भी है, कवर होगा, या फिर कवर वापस आपसे नए साल से शुरू करना पड़ेगा, और दूसरी कंपनी में उतना कवर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कंपनीज के कवर्स अलग अलग होते हैं, तो आप देख सकते हो। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ, और रिकमेंड नहीं, मैं खुद करता हूँ, आपका जो भी सोच आप सोच सकते हो, मैं खुद करता हूँ। मेरा जो कॉर्पोरेट, जो भी मैं कंपनी में काम करता हूँ, उनके भी कंपनी में, मतलब जो उन्होंने बेनिफिट दिया वो भी है, और मेरा खुद का भी एक अलग इंश्योरेंस पॉलिसी है। बाकी आप जैसा चाहो। तो ये जो वीडियो है, इसका जो नॉलेज पार्टनर है, मुझे मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सारे जो भी है, मैं उस फील्ड का नहीं हूँ, फिर भी मुझे कैसे पता चला, मैंने किन किन की एडवाइस ली, कहाँ से ये वीडियो पूरा बना आप तक पहुंचा। तो दो तरह के लोग होते हैं जो अपनी इंश्योरेंस एडवाइस कहाँ से लेते हैं या फिर खुद से करना चाहते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं। मैं ये हेडेक नहीं चाहता हूँ, खुद कंपेयर करूँ, जाके देखूँ, फिर उनके कस्टमर सेंटर को कॉल करो, जब मैं हॉस्पिटलाइज हो तब उनके कस्टमर सेंटर को कॉल करूँ और सारी मतलब डिटेल्स पूछूं, ये करूँ वो करूँ, मुझे ये सब हेडेक नहीं चाहिए। तो मेरा एक सोर्स है कि जैसे कि मैं कहाँ से एडवाइस लेता हूँ, तो ये हेडेक मुझे नहीं चाहिए, तो मेरे लिए ये है, ये जिगर पटेल। सो मैं यहाँ से एडवाइस लेता हूँ। ये कुछ आप मार्केटिंग नहीं समझ सकते उनके, लेकिन मैं यहाँ से करता हूँ, और ये कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं है, तो आपको अगर आपने उनसे पूछा, कोई एडवाइस ले ली, तो ऐसा नहीं बार बार आपको कॉल आता रहेगा। ही इज एन इंश्योरेंस एडवाइजर। और जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ तो मैंने उनको एक बार कॉल कर लिया था, बाकी सारा उनको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब उनकी टीम ने सब संभाल लिया था। और आप इंडिया की कोई भी कोने में हो, आप उनसे अपने घर पे बैठ के उनसे कॉल पे बात कर सकते हो, वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगवा लेंगे, सब काम करवा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, किसी पर्सन से बात नहीं करना चाहते हो, आप खुद से कंपेयर करना चाहते हो, तो पॉलिसी बाजार में भी आप कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट फॉर इंडिया। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जो भी टाइप के इंश्योरेंस कंपेयर करना चाहते हो, आप वो लिंक के थ्रू जा सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, खुद से बाय कर सकते हो, घर पे बैठ के ही। अब कौन से क्वेश्चंस है जो अपने इंश्योरेंस एजेंट को आप जिससे भी आप लेते हो या रिन्यू करते हो, उनसे पूछना चाहिए वो इंश्योरेंस एजेंट को। वो सारे क्वेश्चंस मेन मेन जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी आपके जो एक्स्ट्रा है आप खुद से पूछ सकते हो। मेन क्वेश्चन जो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए आपको, वो आगे देखेंगे हम।
तो सबसे पहला सवाल जो आपको एजेंट को, अपने इंश्योरेंस एजेंट को सबसे पहला पूछना चाहिए वो है रूम रेंट कवर कितना है, मतलब कितना कवर होता है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि एक कैप होती है, रूम रेंट की कैप होती है जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज में, जनरली जो कंपनीज यूज करती है। मान लो आपका रूम रेंट कवर होता है 4,000, मतलब आप 4,000 तक की रूम ले सकते हो, और आपने ले ली, जो हॉस्पिटलाइज हुए, जो इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज होके आपने 6,000 की रूम ले ली, तो क्या होगा कि 4,000 वो रिमर्स कर सकते हैं, लेकिन बाकी के 2,000 आपकी जेब में से जाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है, आप लिमिट जो है रूम रेंट की, वो कैप क्या है आप पता करो, एजेंट से पूछो क्या लिमिट है, अगर है तो क्या है, नहीं है तो बेस्ट। और दूसरा पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर्ड है क्या वो इंश्योरेंस में। हो सकता है आपको कोई और डिजीज है जो पहले से ही है, उसके बाद आपने इंश्योरेंस ली हो, तो वो अगर आपकी जो पहले से जो डिजीज हुई है कोई भी, तो वो बीमारी वो उसमें कवर होती है कि नहीं होती है। आपको बाद में जब हॉस्पिटलाइज हो तब आपको सरप्राइज शॉक नहीं मिलना चाहिए। और तीसरा सवाल वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट है वेटिंग पीरियड। जो कोई भी पर्टिकुलर डिजीज है या जिसके लिए भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, उसमें वेटिंग पीरियड कितना है या नहीं है, और अगर है तो कितना है। ज्यादातर ये मैटरनिटी बेनिफिट में इयर्स होते हैं, कुछ इयर्स होते हैं जो कवर होते हैं। मान लो आपने पूछ लिया प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर्ड है क्या, उसने बोला हाँ कवर्ड है, मान लो, लेकिन अगर कवर्ड है तो उसका वेटिंग पीरियड कितना है। आपको शायद हॉस्पिटलाइज होना पड़ा 2 महीने बाद, लेकिन उसका वेटिंग पीरियड ही 1 साल बाद है, तो वो कवर नहीं होगा। तो वेटिंग पीरियड जो आप पर्टिकुलर कोई भी डिजीज या बीमारी या कोई बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट वगैरह जो आप लेना चाहो, वो अगर लेना चाहो तो वेटिंग पीरियड खास जान लो, आप बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा जो सवाल है जो आपको एजेंट को पूछना चाहिए कि आप एक बार में, या सॉरी, 1 साल में आप कितनी बार इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, बिकॉज यू डोंट नो कि आपको एक ही साल में कितनी बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। मैं लास्ट ईयर 2 बार हॉस्पिटलाइज हुआ था, और एक बार एक छोटा सा ऑपरेशन भी हुआ था, तो मुझे पता है कि मैं 2 बार हुआ। अब आई डिड नॉट प्रिडिक्ट, मुझे पता ही नहीं था कि मैं 2 बार हॉस्पिटलाइज हो सकता हूँ। थैंक गॉड कि मेरे पास 2 कवर थे, एक मेरे खुद का और एक मेरे जो कॉर्पोरेट जो थी जहाँ पे कंपनी में मैं काम करता था, वो दोनों इंश्योरेंस है, इसलिए एक मैंने उसमें वो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में फाइल किया, और दूसरी फाइल जो दूसरी बार हॉस्पिटलाइज हुआ मैंने इसमें, वो मेरे जो खुद का था वो उसमें किया मैंने। तो आप मेरे पास 2 था, दैट्स वाई। अब उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये सवाल भी पूछना चाहिए, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए वीडियो में मैं डाल रहा हूँ। तो आपको पूछना चाहिए 1 साल में आप कितनी बार क्लेम कर सकते हो। और फिफ्थ जो है क्वेश्चन, जो कैशलेस हॉस्पिटल कितनी आसपास है आपके पास, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एजेंट से पूछ सकते हो तो बेस्ट, या फिर आप खुद से भी गूगल कर सकते हो कैशलेस हॉस्पिटल कितनी है। और जो जितनी भी है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी आप प्रोवाइड करते हो, उनका टाइप है कि वो कैशलेस हॉस्पिटल के साथ, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको ज्यादातर क्या होता है, आप अपने घर के आसपास जो भी हॉस्पिटल होंगे आप वहां पे आपको देखना चाहिए कितनी कैशलेस हॉस्पिटल है। हो सकता है आप दूसरे किसी स्टेट में जाके वहां पे बीमार हो सकते हो, वो बात अलग है, लेकिन आपके आसपास कितने हैं वो ज्यादा आपको देखना जरूरी है। अब कैशलेस हॉस्पिटल क्या होता है मैं आपको बता दूं। उसमें क्या होता है, पहले के जमाने में ये ऑप्शन नहीं था, तो आपको खुद से इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना पड़ता था, पता नहीं कितने दिन बाद आपको फाइल मिलती, ये क्या होता जो भी होता। कैशलेस हॉस्पिटल क्या होते हैं, आपको सिर्फ हॉस्पिटल वाला को वो जो एक नंबर होता है आपका जो मेडिक्लेम पॉलिसी का, आपको वो दे देना है, या फिर एक कार्ड होता है आपको वो उनको दिखा देना है रिसेप्शन में, बाकी सारा कुछ उनके यहाँ से हो जाएगा। सो दैट इज द बेस्ट। मैंने जो लिया है वो कैशलेस ही लिया हुआ है, तो जब मैं एडमिट हुआ दूसरी बार, तो मैंने बस वहां पे दे दिया, बाकी सब उन्होंने देख लिया। सो एक बहुत बड़ा बोझ हो गया, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटलाइज हो चुके हो तो आप ये सब देखोगे क्या, या फिर मतलब शांति, हॉस्पिटल में भी शांति नहीं मिलेगी, और क्या करोगे फिर। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कैशलेस बेस्ट ऑप्शन है अभी तक मेरे लिए। बाकी आपको जो सही ऑप्शन लगे, या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस हो सकते हो, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो आप जाहिर सी बात है आप ज्यादा तो हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहते हो। इंश्योरेंस नहीं भी लिया तो भी वो हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहते हो। तो एक यहाँ पे एक मेन बात है, तो आपको अगर बॉडी में कुछ छोटा सा भी कुछ हो रहा हो तो जल्दी से डिटेक्ट हो जाए, ताकि आप वो उसका सोल्यूशन ले आ पाए, आप हॉस्पिटलाइज ना हो, छोटी सी मेडिकेशन के बाद आप ठीक हो सकते हो। इसलिए आप एजेंट से पूछ सकते हो कि कितने फ्रीक्वेंट हेल्थ चेकअप्स अवेलेबल है आपकी पॉलिसी में, कितना कवर करते हो, ताकि आप 4 मंथ 6 मंथ 2 मंथ्स में आप डॉक्टर्स के पास जाके चेक कर सकते हो, चेकअप कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो डॉक्टर्स को, वो कितना कवर होते हैं। वो खर्चे भी होते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर से मिलने के भी, सिर्फ एडवाइस देने के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं आजकल। तो ये भी आप पूछ सकते हो इंश्योरेंस कवर है कि नहीं।
क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी कंपनी की पॉलिसी ले रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी की, उनका रेशियो क्या है। ज्यादातर इट इज एडवाइजेबल 90-92% से ऊपर हो किसी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो, कोई भी कंपनी का, उनका एडवाइजेबल है, आप उनकी पॉलिसी ले सकते हो। और जो एक मेन सवाल है दूसरा, जो अमाउंट कितनी क्लेम सेटलमेंट होती है, तो कोई भी पर्टिकुलर कंपनी है उनका कितना अमाउंट होता है जो क्लेम सेटल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका कवर तो 3 लाख का है, लेकिन वो कभी अगर वो कंपनी का नाम अच्छा नहीं है तो वो 2 लाख का ही रिइंबर्स कर सकते हैं। तो कवर मतलब क्या मतलब है, वो एक सब आपको ये देखना पड़ेगा कि पूछना पड़ेगा, सॉरी, कि कितना अमाउंट क्लेम सेटल हो सकता है, जनरली उनका रेशियो क्या क्या है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, आप जिगर को कॉल करके पूछ सकते हो। अगर आप घर पे किसी को और फोन नहीं करना चाहते हो तो पॉलिसी बाजार में जाके खुद से कंपेयर कर सकते हो सारे जो भी है। और अगर आपको कुछ और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए आप मुझे बता सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग एंड अर्निंग। थैंक यू।